रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर का जो डर है वो लगातार बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी जो लहर है वो बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। बच्चों में कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, कैसे बच्चों को कोरोना से बचाया जा सकता है, और अगर बच्चे कोरोना की चपेट में आ भी जाएं तो उनका ध्यान कैसे रखना है, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। बच्चों में कोरोना के खतरे से जुड़े हर सवाल के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राजीव सेठ और डॉक्टर सुशील सिंगला। सबसे पहला सवाल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करेंगे आज हमारे साथ। सबसे पहला सवाल राजीव सेठ, डॉक्टर राजीव सेठ से हम लेना चाहेंगे। आखिरकार ये जो बच्चों को कोरोना हो जाए तो किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, जो कोविड फेज 1 में हमने देखा बच्चे कम अफेक्टेड हो रहे थे, लेकिन कोविड जो फेज 2 चल रही है, वेव 2 चल रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अभी भी माइल्ड और मॉडरेट केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। माइल्ड केस में सिर्फ एक बच्चे को हल्का सा बुखार, खांसी, जुकाम जैसी समस्या आती है, उसको कोई तकलीफ और नहीं होती, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, कोई और तकलीफ नहीं, और मामूली सी दवा से वो बच्चा ठीक हो जाता है, पैरासिटामोल या कोई डिकंजेशन मेडिसिन से। लेकिन जो मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं उसमें उनको ब्रीदिंग उनकी तेज होने लगती है और बच्चों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है उससे आप नाप सकते हैं, और कई बार ये मुनासिब नहीं होता है, इसलिए अगर बच्चा तेज सांस ले रहा हो तो वो मॉडरेट सिम्टम्स में आ जाता है, और डिपेंडिंग उसकी जो एज है उस तरफ उसकी जो ब्रीदिंग रेट बढ़ी हुई होती है। अगर सीवियर सिम्टम्स होने लगे तो बच्चा शॉक में जा सकता है, वो डिहाइड्रेशन। डॉक्टर साहब, लेकिन ये अगर कोरोना से ही बचाना हो पहले बच्चों को, तो क्या एहतियात बरतने चाहिए? बच्चों को इससे अगर बचाना है तो हमें कोविड के सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। हमें बच्चों को मास्क देना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स, जो हैंड सैनिटाइजर, वो तो ज़रूरी है ही। उसके बाद जब हमारे पास बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तैयार होगी तब आपको बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवानी पड़ेगी। इस समय बच्चों की वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। अभी अध्ययन की परमिशन मिल चुकी है, उसकी रिपोर्ट 3-4 महीने बाद आएगी। उसके बाद जब बच्चों की वैक्सीन लॉन्च होगी तो सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को वैक्सीनेशन, उससे बचाव होता है। इस समय बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन बच्चों के माँ बाप, आप जो सुन रहे हैं, आपके लिए वैक्सीन है उपलब्ध। आप जल्दी से जल्दी आप वैक्सीनेशंस करा लीजिए ताकि आप फिर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, डॉक्टर सुशील सिंगला, मैं आपके पास जाऊंगी। राजीव सेठ जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और था कि जैसे बड़ों को बोला जा रहा है 2 मास्क लगाइए, क्या बच्चा अगर कभी बाहर लेकर जा रहे हैं तो उसको भी 2 मास्क लगाना जरूरी है क्या? नहीं, बच्चों के 2 साल से कम बच्चों के लिए मास्क रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि डर होता है कि बच्चे के गले में सांस की रुकावट कर सकता है। तो यदि बड़े मास्क लगा के रखेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। 2 साल से कम के बच्चों के लिए यदि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो मास्क रिकमेंडेड नहीं है। और अच्छा, कोरोना के क्या लक्षण होते हैं सुशील जी बच्चों में, जो हम पहचान ले कि हाँ बच्चा उसको कोरोना हो गया है? सबसे पहली बात तो बच्चा किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि बच्चे आजकल सेकंड वेव के अंदर घरों से निकलना बिल्कुल बंद है। लक्षण जैसे कि जुकाम है, खांसी है, सिंपल फीवर है, बच्चा इरिटेबल हो गया, चिड़चिड़ा है, दूध नहीं पीता, तो ये लक्षण काफी है आपको सस्पेक्ट करने के लिए। और अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड वेव आई है उसके अंदर बच्चों के अंदर माइल्ड सिम्टम्स ही रहे हैं, जो कि 3-4 दिन के अंदर सिंपल बुखार की दवाई देने से शांत हो जाते हैं। लक्षण, जब बच्चे को चिंता कब करनी है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, बच्चा पेशाब कम करता है, बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चा खेलना बंद कर देता है, या उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर पसलियां चलना कहते हैं। यदि बच्चे की पसलियां चलती है तो समझो कि समथिंग इज सीरियस और आपको हॉस्पिटल में जाना है। ठीक है, डॉक्टर राजीव सेठ, कोरोना के लक्षण ना दिखे लेकिन टेस्ट पॉजिटिव हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर उसका टेस्ट आपने कराया है, रैपिड एंटीजन या कोविड RT-PCR टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव, मतलब बच्चे को कोविड का इन्फेक्शन है, वो माइल्ड केस है, अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको फिर भी आइसोलेट करना पड़ेगा घर पे। उसको, अगर वो बड़ा बच्चा है 2 साल से बड़ा, तो उसको मास्क, सैनिटाइजेशन और वो सब सारी जो कोविड प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे।
और मामूली सी दवा आप उसका डॉक्टर अगर उसे कोई बुखार है या कोई खांसी जुकाम है तो दी जा सकती है। लेकिन अगर वो कोविड पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो डेफिनेटली माइल्ड कोविड का केस है। ठीक है डॉक्टर सुशील सिंगला, क्या पेट खराब होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है? जी, बच्चों के अंदर खांसी जुकाम के अलावा आजकल 10-20% बच्चे वोमिटिंग और लूज मोशन और फीवर से भी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कोरोना के लक्षण है। और हमारे अस्पताल के अंदर ऐसे बच्चे आए भी हैं और ट्रीटमेंट होकर ठीक होकर भी गए हैं। अभी तक बच्चों के अंदर माइल्ड और मॉडरेट, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डिजीज रही है और सिंपल जैसे कॉमन डायरिया वोमिटिंग को ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीटमेंट से बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। डॉक्टर राजीव सेठ, क्या जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो वो भी क्या कोरोना का लक्षण है? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुशील सिंगला हमारे साथ है। सर, यही सवाल मेरा आपसे कि क्या जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो उसको भी कोरोना का लक्षण माने? देखो, छोटे बच्चे, बड़े लोग बता सकते हैं जोड़ों में दर्द है, सिर में दर्द है। बच्चे यूजुअली चिड़चिड़े हो जाते हैं या बच्चे चिल्लाने लगते हैं। बच्चों को बताना नहीं आता कि मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। हाँ, 8-10 साल से बड़े बच्चे बता सकते हैं और ये लक्षण हो सकते हैं। शरीर में थकावट होना, शरीर को अननेसेसरी परेशान होना, फीवर आना, ये लक्षण हो सकते हैं कोरोना के। जोड़ों का दर्द भी होता है, बड़ों में तो कॉमन है। डॉक्टर राजीव सेठ, हल्के लक्षण वाले अगर बच्चों को घर पर ही क्या इलाज करा सकते हैं या अगर हल्के लक्षण भी दिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है? बिल्कुल। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दे दी है और गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि माइल्ड सिम्टम्स में बच्चा घर पे मैनेज हो सकता है। बच्चे को आइसोलेट करके रखा जाएगा, पेरेंट्स जरूर उसके पास रहेंगे और बच्चे को कुछ हल्की सी दवा, पैरासिटामोल और कंजेशन मेडिसिन दी जा सकती हैं। और बच्चे जनरली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो उनको घर पे ही उनका इलाज करना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा बहुत सिक है, उसे अगर मॉडरेट सिम्टम्स हैं या सीवियर सिम्टम्स है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उसकी सांस तेज चल रहा है, वो इरिटेबल है, उसे बार बार उल्टियां हो रही हैं, लेथार्जिक है, सुस्त है, उसको कोई दौरे की तकलीफ है, तब उसे अस्पताल जरूर ले जाना चाहिए। डॉक्टर सिंगला, अगर हल्के लक्षण बच्चे महसूस कर रहे हैं तो उनको घर पे उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए? किस तरीके के खाना उन्हें देना चाहिए? बच्चे को सिंपल लक्षण है तो सिंपल पैरासिटामोल की दवाई डॉक्टर से सलाह करके वेट के अकॉर्डिंगली उसको देते रहें। जब बुखार आता है उसको प्रॉपरली हाइड्रेट करें। यदि छोटा दूध पीता बच्चा है तो उसको फ्रीक्वेंटली फीड देना है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। यदि बच्चे की माँ पॉजिटिव है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। बट माँ अपना मास्क लगा के रखेगी और बच्चे से दूरी बना के जितनी पॉसिबल है ब्रेस्ट फीडिंग करना है। बड़े बच्चों के लिए फ्रिक्वेंटली लिक्विड्स हैं, ORS है, शिकंजी है, नारियल पानी है, देते रहे। हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और यदि कोई भी लक्षण, डेंजरस साइन जिसको कहते हैं, यदि आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर सेठ, और घर पे मैनेज करना है, गवर्नमेंट की लाइंस भी। ठीक है डॉक्टर सेठ, छोटे बच्चों को कोरोना हो तो उनको कैसे आइसोलेट करें? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको अलग कैसे रखा जाए? माँ बाप को साथ रहना ही पड़ता है। किस तरीके से छोटे बच्चे को दरअसल आइसोलेट कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चा बहुत छोटा है उसके पेरेंट्स तो उसके साथ रहेंगे ही। मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी मदर और फादर दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और बच्चा सिर्फ 1 महीने का है, तो वो पेरेंट्स के साथ ही है। और इस तरह भी होता है कि बच्चे को अगर कोई कोविड के सिम्टम्स हो, पेरेंट्स भी को कुछ ना हो, तब भी पेरेंट्स को बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जल्दी से जल्दी टीका करवा लें, ताकि वो बच्चों की, अगर बाद में बच्चों को कभी तकलीफ होती है तो वो उसको हैंडल कर सके, उन पे खुद कोविड ना हो जाए। ऑब्वियसली पेरेंट्स को मास्क पहनना पड़ेगा, N95 मास्क, हाथ धोने पड़ेंगे, सैनिटाइज करना पड़ेगा और बच्चे के साथ सारे जो प्रिकॉशंस कोविड के लेते हैं वो लेने पड़ेंगे। सिर्फ आपको उनको फ्लूइड ज्यादा देने चाहिए, उनको हाई न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए, मल्टीविटामिन, या आपके डॉक्टर अगर उसको किसी और बात की, खून की कमी या कुछ और तकलीफ है तो उसके डॉक्टर्स उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट बता सकते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे बच्चे अगर वो प्रीमेच्योर रहे हो, लो बर्थ वेट रहे हो, या उनको कोई हार्ट डिजीज रही है, या उनको कोई एस्थमा है, या सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी वजह से, तो इसमें हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिनको डेवलपमेंटल डिलेज होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी अपने आप में डिटेरियोरेट ना हो जाएं।
उन बच्चों के लिए आपको मॉडरेट सिम्टम्स, जिसमें जो पेरेंट्स देख सकते हैं, अगर सांस तेज ले रहा हो बच्चा और या उसकी ऑक्सीजन की मात्रा 94 से कम हो, तो तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहिए। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ हुआ डॉक्टर सिंगला, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि क्या बिना लक्षण वाले बच्चे जो हैं, या अगर लक्षण दिख भी रहा है फिर भी, क्या ऑक्सीजन लेवल पर भी नजर रखनी होगी पेरेंट्स को? नजर रखना है और डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। जैसे हम लोग यहाँ डिलीवरी करवा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मदर्स की, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उसको 24 आवर्स तक स्टेबलाइज करने के बाद, उसका सैंपल लेने के बाद मदर के पास ट्रांसफर कर देते हैं उनको। सिमिलरली उनकी ऑक्सीजन यहाँ 24 आवर चेक होती है और उसके बाद यदि बच्चे में कोई लक्षण नहीं है तो माँ के साथ उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। उससे जो बड़े बच्चे रहते हैं, जैसे मानो 1 साल का है, 1 से 5 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर लक्षण ऑक्सीजन के इरिटेबिलिटी के आ जाएंगे, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और फिर भी यदि पॉसिबल हो, बच्चा सोया हो, तो छोटे पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं जिससे ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। और यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 95-96% है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और सेकेंडली, डे 4-5 पे यदि फीवर परसिस्ट कर रहा है, पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव हैं, तो बच्चे के टेस्ट जो इनिशियल मार्कर्स हैं वो करवा लेने चाहिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है। उससे हम अलर्ट रहेंगे कि बच्चे को आगे क्या होने वाला है। परंतु अभी तक वेव 1 और वेव 2 में माइल्ड और मॉडरेट के अलावा कोई पेशेंट नहीं आए। हमारे पास 2 बच्चे 7 और 8 महीने के सिंपल निमोनिया करके आए थे, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकले टेस्ट आने के बाद, और वो सिंपल वायरल निमोनिया के ट्रीटमेंट से ठीक होकर चले गए। इसी तरह से 2 न्यू बॉर्न हमारे पास, एक बच्चा 2 दिन का इस समय एडमिट है जो कि 20 दिन का हो गया, 1.2 kg वेट, वेंटिलेटर पे भी रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव है, मदर भी पॉजिटिव है। एक बच्चा 20 दिन का डिस्चार्ज होकर कोरोना पॉजिटिव मदर का कोरोना बेबी चला गया है, बट उनके अंदर थोड़ा वेंटिलेशन नॉर्मल बच्चों से ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ है। पर ऐसा नहीं कि बच्चे रिकवर हो रहे हैं, जिनके प्रमाण मेरे पास हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर सेठ, ठीक है डॉक्टर सेठ, किन बच्चों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है? मतलब एज भी अगर आप इसमें बताएं कि कौन सा एज, किस एज में बच्चों को ज्यादा खतरा कोरोना से है? जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, या लो बर्थ वेट होते हैं, या बच्चे अभी बहुत देर आईसीयू में रह के डिस्चार्ज हो रखा हो, या बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, कोई उनको और अंदर से कोई बीमारी हो, जैसे कि हार्ट डिजीज, उनको एस्थमा हो, या कोई और ऐसी कोई डिसेबिलिटीज हो, डेवलपमेंट डिले हो, जो बच्चा अपने आप बता नहीं पाता हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर बच्चा को बहुत हाई फीवर होने लगे, बच्चा डिहाइड्रेशन यानी उसके बदन में पानी कमी हो जाए, बार बार उल्टी कर रहा हो, लिथार्जिक हो जाए, या कोई उसको कन्वल्शंस या कोई ऐसी कोई मात्रा में हो, तो बहुत सीरियस मान के उसको फिर अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और उसके बाद अगर उसको दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी तो दाखिल भी करना पड़ेगा। लेकिन जनरली माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस ही हमने ज्यादा देखे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, मॉडरेट सिम्टम्स में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन वो जनरली 1-2 पेशेंट मेरे पास भी रहे हैं जो निमोनिया था उन्हें और कोविड थे, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गए, उनको वेंटिलेटर वगैरह। लेकिन जिस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे सीवियर केसेस ऑफ कोविड भी हैं, और वो आईसीयू में है, जो एक मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, वो सीवियर सिम्टम्स में है। उनके पास पेशेंट्स इस तरह के हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं, इसलिए सबको घबराना नहीं चाहिए। यानी डॉक्टर सेठ, आप ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों को अगर थोड़ी भी दिक्कत है, चाहे दिल की बीमारी से जूझ रहे हो, फेफड़े की अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनको ज्यादा खतरा हो सकता है कोरोना का। ठीक है डॉक्टर सिंगला, दिल और फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे जो बच्चे हैं, आखिरकार उनको कोरोना से कैसे बचाएं फिर? डॉक्टर सिंगला से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर सेठ, मेरा सवाल ये आपसे कि आखिरकार इस तरीके की जो बीमारी से जूझ रहे बच्चे हैं, उनको कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है? नहीं, अल्टीमेटली बचाने के लिए तो सबसे जरूरी, और इस कोविड से के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे पास वैक्सीन हो बच्चों के लिए। जब वैक्सीन होगी और बच्चों को वैक्सीन मिलेगी तभी वो बचेंगे। लेकिन उस जब हमारे पास नहीं है, आजकल के टाइम्स में अगर बच्चे 3 साल से बड़े हैं तो उनको मास्क, घर से बाहर ना जाएं, स्कूल में तो वैसे भी नहीं जा रहे हैं बच्चे, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। और पेरेंट्स को बच्चों का सबसे बड़ा अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं जनरली दे एंजॉय प्ले,
मीटिंग अदर चिल्ड्रन, गोइंग टू स्कूल, ये सारी चीजें ना होने की वजह से बच्चे बड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं। उन्हें उनके अंदर साइकोसोमेटिक, मेंटल हेल्थ, इमोशनल इश्यूज होते जा रहे हैं। बच्चे कई मैंने देखा है छोटे वैसे हो गए, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, आउट एंड ये चीजें हैं। तो इसमें पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी तरह पॉजिटिव करनी, सेफ रखना पड़ेगा पेरेंट्स को, वो सेफ तो बच्चा भी सेफ रहेगा। और पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी, सब पेरेंट्स अपने वैक्सीन जरूर भी मिले उन्हें, जल्दी से जल्दी करवा लें। ठीक है डॉक्टर सिंगला, मेरा अब आपसे ये सवाल कि कौन से लक्षण ऐसे दिखें जिनको दिखने पर पेरेंट्स को बहुत चिंता करनी चाहिए, बच्चों को अस्पताल ले जाना चाहिए तुरंत? जी, अगर शायद डॉक्टर सिंह, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो, अगर बच्चे में बदन में पानी की कमी हो जाए, बच्चा सुस्त हो जाए, पेशाब कम करता है, अच्छा इरिटेबल ज्यादा होता है, बच्चे में कोई दौर पड़ जाए, बहुत हाई फीवर हो जाए, तो उसको से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डॉक्टर, मेरा एक और छोटा सा इसमें सवाल है, क्योंकि देखिए लोग जो हैं वो तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने यही एक शब्द सुना है कोरोना टाइम में कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और ये अगर तंदुरुस्त रहा तो आप भी तंदुरुस्त रहेंगे। बच्चों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि इम्यूनिटी अगर उनकी भी ठीक रहती है तो जाहिर तौर पर शायद वो भी ठीक रहेंगे। जी, सबसे ज्यादा बच्चे की न्यूट्रिशन पे है। बच्चा छोटा है, वो पैदा हुआ है तो मदर फीड, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट। पहले 6 महीने माँ का दूध, 6 महीने बच्चे को वीनिंग करना जरूरी होता है। बच्चे को और चीज सेमी सॉलिड्स हैं, दाल है, चना, अगर आप नॉन वेज है नॉन वेज फूड, चिकन या येलो दे सकते हैं, और तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है चीजें खाने तो ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। मल्टी की जरूरत होती है बच्चों को खून बढ़ाने के लिए, उसमें भी इम्यूनिटी उनकी बढ़ती है। विटामिन जैसे जिंक, मल्टीविटामिन्स हैं, उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर बच्चे को प्रोटीन की, बच्चा वेट गेन कर रहा है तो प्रोटीन के ड्रिंक्स भी आते हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत दाल और राजमा और नॉन वेजिटेरियन फूड में पर्याप्त मात्रा मिलता है, तो प्रोटीन डाइट से इम्यूनिटी बढ़ती है। ये सारे ऐसे हेल्थ में आप पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर्स तो पेरेंट्स को कल की बीमारी जरूर इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे पड़े। डॉक्टर सेठ, आपकी आवाज तो देखिए बहुत क्लियर नहीं आई, हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि सही से आपकी आवाज आ पाए वो करने की, लेकिन जो बात आपने कही वो बहुत जरूरी है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सारे विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, इसका ख्याल माँ बाप को रखना होगा। अब एक सवाल मेरा आपसे डॉक्टर सेठ कि बच्चों के लिए वैक्सीन की उम्मीद हम कब तक रख सकते हैं, कब तक उनकी वैक्सीन आ सकती है? देखिए, वैक्सीनेशंस की तो ट्रायल शुरू हुई है, तो 3 से 4 महीने लगेंगे, थोड़ा सा डिटेलाइज होता है, तो अगर इन्हें भी लेके इस ईयर के जानी चाहिए। और जो बाहर देशों में 2 वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना, बाहर की कंट्रीज में जहाँ वो है बच्चों के लिए, जो से 15 साल के बच्चों के लिए ये ठीक, माफ कीजिए डॉक्टर सेठ, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बहुत ठीक से नहीं आ रही है। एक बार फिर से उसको ठीक कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर सिंगला हैं साथ। डॉक्टर सिंगला, जरा जल्दी से ये आप पहले बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत क्लियर इनकी आवाज आई और हम ये समझ पाए कि बच्चों को वैक्सीन कब तक आ सकती है, ये उम्मीद जताई जाए। आपको क्या लग रहा है कब तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी? देखिए, ऐसा है, यूएस के अंदर अभी 12 से लेकर 18 साल तक की सीडीसी, जो अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसने अनुमति दी है। और अपने इंडिया में भी 18 साल से कम के नीचे की ट्रायल के लिए परमिशन हो चुकी है। तो मे बी बाय दिसंबर एंड हमें वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। और यूएस के अंदर 6 मंथ से लेकर 11 ईयर्स बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। तो दिसंबर तक हमें संभावना है। और यदि बड़े 18 साल से ऊपर वाले बच्चे लोग भी वैक्सीन लगवा लेते हैं, उससे भी कुछ फायदा, प्रोटेक्शन बच्चों को मिल जाएगा। कुछ हर्ड इम्यूनिटी पॉपुलेशन के अंदर आने से बच्चे कम इन्फेक्ट होंगे, क्योंकि अभी तक बच्चे यदि बाहर नहीं जाते तो उनको इन्फेक्शन का डर बड़ों से ही होता है, जो बाहर से घूमकर घर पे ले आते हैं।
तो यदि बड़े भी वैक्सीन लगवा लेंगे तो उससे इनडायरेक्टली बच्चों की प्रोटेक्शन हो जाएगी जब तक वैक्सीन नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अब लोगों को अपना वैक्सीन फिलहाल लगवा लेना चाहिए, उससे हाँ बच्चे भी जाहिर तौर पर सुरक्षित बच्चे हो भी जाएंगे। जाहिर तौर पे ठीक। उससे प्रोटेक्टिव रहेंगे। ठीक है डॉक्टर सिंगला, जरा बताइए कि क्या बच्चों को भी जो वैक्सीन आएगी जिसकी आप संभावना दिसंबर तक जता रहे हैं, क्या उसकी 2 डोज लगवानी होगी? जो अभी तक बाहर एक वैक्सीन यूएस के अंदर फाइजर की जो ट्रायल हुए उसकी 2 डोज 3 वीक्स के इंटरवल पे रिकमेंडेड हैं। इंडिया में कौन सी कंपनी की, कौन से ब्रांड की, कौन सी वैक्सीन आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 2 डोज नॉर्मली हर वैक्सीन की 2 डोज या 3 डोज लगती हैं। सिंगल वैक्सीन डोज वाली वैक्सीन बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर सिंगला, जैसे आम लोग यानी जो बड़े लोग हैं, जब उन्हें डोज लग रही है तो उसके लिए कुछ समय सीमा तय की गई कि पहला डोज कब लगेगा और दूसरा डोज कब लगेगा। डॉक्टर सिंगला, आवाज आ रही है ना? जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों को वैक्सीन कब लगवाई जा सकती है, क्योंकि ये है कि जो बड़े हैं जिनको कोरोना हुआ है उनको कुछ वक्त के बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्या बच्चों के साथ भी यही नियम लागू होता है? अभी तक बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। नॉर्मल रिकमेंडेशन भी जो है वो 4 वीक्स की है। किसी भी डिजीज के बाद जो कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, लगभग 4 वीक्स के बाद हम वैक्सीन ले सकते हैं। और जो फाइजर की वैक्सीन है जो यूएस के अंदर अवेलेबल है, वो वैक्सीन किसी भी के साथ भी दी जा सकती है। किसी दूसरी वैक्सीन नॉर्मल के साथ भी दे सकते हैं उसको। ठीक, परंतु यदि किसी वैक्सीन का स्टेटस हमने नहीं पता या बीमारी का, तो 4 वीक्स के बाद नॉर्मली वैक्सीन लग सकती है। ठीक है। अच्छा, ये जो तीसरी लहर जिससे इस वक्त सब डरे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर दूसरे लहर को हमने यहीं रोक दिया तो हो सकता है कि ये तीसरी लहर भी ना आए, लेकिन ये आखिरकार क्यों है? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना के निशाने पर ज्यादा होंगे, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जो फर्स्ट वेव जब आई थी तो वायरस अभी फ्रेश था, और वायरस डिजीज का एक नॉर्मल पैटर्न है कि जैसे जैसे समय बीता वायरस म्यूटेट करता है। ये वाला वायरस में डबल म्यूटेशन हो चुकी है। इसकी वजह से ये ज्यादा इन्फेक्शियस और ज्यादा कंटेजियस हुआ है। और सेकेंडली बच्चों के अंदर जहां पे ये रिसेप्टर के ऊपर वायरस अटैच होता है वो कम पाए जाते हैं। इसलिए पहले ये कहा जा रहा था कि बच्चों के अंदर फर्स्ट वेव में संक्रमण कम है क्योंकि वो सेल ही डेवलपमेंट हुई जहाँ पे वायरस अटैच होता है। परंतु अब सेकेंड वेव के अंदर हमने देखा कि पहले वेव में बच्चे 1 से 2% ही इन्वॉल्व थे, अब 11 to 12% बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो अब वायरस म्यूटेंट होने की वजह से मोर फर्मली उस सेल के ऊपर अटैच हो जाता है और इजी एंट्री हो गई सेल में, इसीलिए इसकी संक्रमण बच्चों के अंदर बढ़ रहा है। और इसी संभावना को देखते हुए थर्ड वेव के अंदर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर ज्यादा गंभीर हो सकता है। यानी इसको बचाने के लिए तो एक उपलब्ध वैक्सीन है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है, और तीसरा हम ये है कि बच्चों को आउटडोर एक्सपोजर से बचा के रखें। यानी डॉक्टर साहब, जो पहला वेव आया उसमें हमने देखा बुजुर्गों को बहुत उसका असर होता हुआ दिखा। उसके बाद हमने देखा कि 30 से 50 साल से भी नहीं, 30 और 40 के बीच के भी जो लोग हैं ये दूसरी वेव में बहुत प्रभावित हुए, और तीसरी लहर में बच्चों को ये खतरा है और इससे बचने के तमाम एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे पेरेंट्स को। जी मैडम, जो ये वायरस है ना, ये कैरेक्टरलेस वायरस है। इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। कभी बुजुर्गों को करेगा, कभी कोमोर्बिडिटी वालों को करेगा, कभी डायबिटीज वालों को करेगा, कभी अस्थमा वालों को करेगा, कभी हार्ट डिजीज को करेगा, कभी यंग को करेगा, कभी फैटीज को करेगा। इसलिए इसका कोई वायरस का कैरेक्टर नहीं है। इसको देखते हुए ऐसे लगता है कि ये बच्चों को भी थर्ड वेव के अंदर ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक मेरा छोटा सा और सवाल है डॉक्टर सिंगला, जैसे आम लोग जब यानी जो बड़े लोग हैं जब कोरोना हो जाते हैं उसके बाद भी कई बीमारियां अब हम ब्लैक फंगस के रूप पर देख रहे हैं, कुछ और नई नई चीजें देख रहे हैं, कोरोना से ठीक होने के बाद बच्चों को भी क्या इस तरीके का कोई खतरा है, या किस तरीके के एहतियात बच्चे जब कोरोना से ठीक हो जाते हैं तब बरतने चाहिए? ब्लैक फंगस के लिए ना पहले कुछ डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बच्चे की इम्यूनिटी लो है, या जैसे अडल्ट्स के अंदर स्टीरॉइड्स पे इम्यूनिटी लो होती है, लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन पे रहते हैं, ह्यूमिड ऑक्सीजन पे रहते हैं, ऑक्सीजन के अंदर जो पानी यूज किया गया है यदि वो साफ नहीं है तो इन्फेक्शन फंगस होने का डर रहता है, और बड़ों के अंदर ऐसा पाया गया है। और अभी तक बच्चों के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ब्लैक फंगस की संभावना बच्चों में कम है, अनलेस कि वो इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कोई बच्चा स्टीरॉइड्स पे है या कुछ ऐसी दवाइयां खा रहा है या किसी कोमोर्बिडिटी से ग्रसित है। अदरवाइज नॉर्मल में फंगस नहीं होती है।
डॉक्टर राजीव सेठ और डॉक्टर सुशील सिंगला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम जानकारी आपने दी कि आखिरकार अब इस तीसरी लहर में जो खतरा बच्चों को है उससे निपटने की क्या तैयारियां होनी चाहिए, और अगर ये खतरा आप पर आ भी गया है तो भी आपको तैयार रहना चाहिए। राजीव सेठ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और डॉक्टर सुशील सिंगला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।